हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका यहाँ पर सीडीपी का जो प्रैक्टिस सेट है वो चल रहा है। तो देखिए, सीडीपी का जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। पेपर 2 का जो प्रैक्टिस सेट था वो लगभग हमने आपको 25 ये वीडियो हमने आपको दे दिया है। अब सीडीपी का हम पेपर 1 का लेके चल रहे हैं। इसके बाद आपको एसएसटी का भी हमने 1-2 पढ़ा दिया है और साइंस मैथ का बचा रहेगा, उसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके आपको किसी दिन आपको दे देंगे या फिर आपको मैराथन दे देंगे। तो आप सभी देख लीजिएगा। आप सभी को बता देना चाहते हैं, यहाँ पे जो नए बच्चे हैं उन्हें तो पता है कि आप कैसे डेली अपने प्रैक्टिस सेट को करते हैं। सॉरी, नए जो पुराने बच्चे हैं, और जो नए बच्चे हैं उन्हें बता देना चाहते हैं कि जो आपकी प्रैक्टिस सेट है वो आप डेली क्या करिए। तो आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए, ताकि आप यहाँ पर सबसे पहले ये क्या करिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबरिंग क्या करिए। नंबरिंग करने के बाद आप अपने खुद से उत्तर दिया करिए, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो आप उत्तर दे दिया करिए। उत्तर देने के बाद जब मैं उत्तर बताती हूँ तो आप सभी मिलाया करिए। अगर उत्तर सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। बाद में लास्ट में आप काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है, और आप कोशिश करिएगा कि लगभग 12 से 13 नंबर आप गेन करिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन हम डेली पढ़ाते हैं आपको। तो चलिए ये देखते हैं हम यहाँ पर। और प्लीज़ आप सभी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, क्योंकि रोज़ रोज़ कहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं रोज़ रोज़ कहती नहीं हूँ। और अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप अगर लाइक कर देते हैं तो आपके लाइक करने से हमें भी लगता है कि हाँ, आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमें भी वीडियो बनाना चाहिए। उस तरीके से एक आपका लाइक हमें एक मोटिवेशन देता है, और कुछ नहीं है। तो बाकी चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, क्योंकि देखिए मैं पढ़ाती हूँ तो मैं आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं लेके चलती हूँ, मैं सीधे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और अपने टाइम को मैनेजमेंट करना है। देखिए, आप कभी भी उस वीडियो से या उस चैनल से मत पढ़िएगा जहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देते हैं 1 घंटे 2 घंटे में, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा बीच में बातें करते रहते हैं और आपका टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप अपना टाइम बचाइए, क्योंकि आपके लिए एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने टाइम को इधर उधर मत गवाइएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, आप सभी तैयार हो जाइए क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। चलिए, क्वेश्चन 1 है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के बारे में चिंतित है। ऑप्शन 1 है वैधता, 2 है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, 3 है प्रश्नों के प्रकार, 4 है विश्वसनीयता। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए, आप एक टीचर हैं, क्वेश्चन हम आपको समझा दे रहे हैं, आप आसानी हो जाएगा उत्तर देने में। आप एक टीचर हैं, आप क्या कर रहे हैं कि आप प्रश्न पत्र बना रहे हैं, ठीक है। प्रश्न पत्र के बाद आप क्या कर रहे हैं, प्रश्न पत्र की जांच कर रहे हैं, मतलब आप पेपर बना रहे हैं, ठीक है। पेपर बनाने के बाद आप जांच कर रहे हैं कि परीक्षण के उद्देश्य से परीक्षा ले रहे हैं, कि मतलब क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं। तो यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतन है, मतलब आपको चिंतन ये है, आप बार बार इसलिए पेपर को चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे उत्तर क्या होगा। तो उत्तर ही हम आपको बता देंगे। आप पेपर क्यों चेक करते हैं बार बार, आप इसीलिए ना चेक करते हैं कि जितना भी आपका क्या है, जितना भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट आए हुए हैं कि नहीं, जितने भी चैप्टर आपके सारे चैप्टर इसमें हमने इंक्लूड किया है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि 2-4 चैप्टर छूट गया और एक ही चैप्टर से हमने 8-10 क्वेश्चन डाल दिए। तो ये चीज़ें होती हैं, तो वही कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, ठीक है। हमें सबसे बड़ी टेंशन किसकी रहती है कि संपूर्ण विषय वस्तु शामिल हुआ है कि नहीं। अगर हम टेस्ट ले रहे हैं बच्चे का, तो हमें ये चीज़ का क्या है, बहुत ध्यान देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन 1 है, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। ऑप्शन 2 है कि शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन 3 है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। ऑप्शन 4 है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो उत्तर बताइए आपका क्या होगा। देखिए, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का क्या विश्वास है, आपको ये बताना है। तो देखिए, इनका ये विश्वास है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देखिएगा कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। इनका ये दृढ़ विश्वास है, किसका, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करिए कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएँ, ठीक है? वहाँ पे आपको 4 घंटे नहीं मिलेंगे, आपको 15 क्वेश्चन करने के लिए। जिस तरीके से आप अलग-अलग यूट्यूब अलग-अलग चैनल से देखते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो आप क्वेश्चन को ऐसा कंसंट्रेट होकर देखिए, जैसे अगर मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं एक लगातार पढ़ाती हूँ, तो आप उसमें बोरिंग मत करिएगा कि नहीं बहुत बोर हो जा रहे हैं, बीच-बीच में मैम बोलती नहीं है या फिर कुछ कहती नहीं है, या इस तरीके से आप मत करिएगा। क्योंकि आपका कंसंट्रेशन अगर बहुत अच्छी तरीके से है, तो एग्ज़ाम टाइम में भी यही कंसंट्रेशन आपका काम देगा, ठीक है? क्योंकि आप एक क्वेश्चन करने के बाद फिर हम आपसे बातें करने लगे इधर-उधर, फिर आपका कंसंट्रेशन इधर-उधर होगा, तो उससे क्या होता है, आपका जो कंसंट्रेशन बनना चाहिए एग्जाम के लिए वो नहीं बन पाता है। तो मैं 15 से 20 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन कराती हूँ, तो आपको एक हैबिट हो जाता है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन को हमें करके हटाना है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन 1 है आकलन बहुत किफायती मितव्ययी होना चाहिए। 2 है वह परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। 3 है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। 4 है विद्यालय वाह्य परीक्षण निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। अब चलिए आप सभी उत्तर दीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो उत्तर देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं जाता है। विद्यालय आधारित आकलन, आकलन कहाँ वाला है, किस पर आधारित है? विद्यालय पर है। तो मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो जो आपका विद्यालय आधारित आकलन है, तो उनका जो सिद्धांत होता है जिस पे आधारित होता है वो क्या होता है इसमें, कि वाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थी की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। आप सभी को पता है आकलन का मतलब क्या है। जैसे हम आपका टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, समझ आइए, हम आपका टेस्ट ले रहे हैं या आपका कोई परीक्षा ले रहे हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम आपको मौखिक परीक्षा ले रहे हैं, हम आपसे कोई चीज़ें पूछ रहे हैं, आप क्या है उस टाइम जैसे कि ऐसे समझिए कि यहाँ पे 2 टीचर हैं, ठीक है? एक टीचर आपके स्कूल के हैं, एक टीचर कहाँ के हैं? बाहर के हैं। अब आपको वाइवा ले रहे हैं। आप ये समझिए आप वाइवा देने गए होंगे, आपको वाइवा ले रहे हैं। तो ये जो बाहर से टीचर आए हुए हैं, ठीक है? अगर ये आपका वाइवा लेते हैं, तो आप इनसे डरते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत इधर-उधर कर देंगे। तो ये आपको नहीं जानते कि आप पढ़ने में तेज़ हैं या पढ़ने में किस तरीके से हैं। तो ये आपके जो क्षमता है पढ़ने का, जो आपकी क्षमताएँ हैं, ये उसको आँक नहीं सकते, ठीक है? इनसे ज़्यादा बेहतर आपका जो टीचर होगा, वो आपको समझेगा कि इस बच्चे के अंदर कितनी क्षमता है, और आप अपने टीचर के सामने खुलकर बोल भी पाएँगे, अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित भी कर पाएँगे। लेकिन यही जो बाहर का टीचर आएगा, उसके सामने हम नहीं बोल पाते, हम डरते हैं, और हमारे अंदर एक ऐसी धारणा बन जाती है कि अरे एग्ज़ामिनर आया है, बाहर से आया है, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो ये क्योंकि ये बच्चे के बारे में नहीं जान रहे हैं, अब बच्चा पहले से ही डरा हुआ है, अब इनके सामने जाएगा तो वो और डरा रहेगा, भले से उसको सारी चीज़ें आती हों, वो नहीं बताएगा, ठीक है? वो नहीं बता पाएगा तो इनको लगेगा कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता है, क्योंकि वो आपको पहले से जानते नहीं हैं। जो आपके खुद टीचर हैं, वो आपको पहले से जानते हैं, तो उनको पता है कि आपके अंदर क्षमता क्या है। तो ये है कि विद्यालय आधारित आकलन, जब हमें हमेशा भी विद्यालय आधारित आकलन इसलिए करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा टीचर अच्छी तरीके से जानता है, ठीक? ये ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप सभी कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसका ऑप्शन हम बाद में दिखाएंगे क्वेश्चन का, इसको दिमाग में माइंड में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षकों को, व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब सब में अलग अलग विभिन्नता होती है, आप सभी को पता है। तो शिक्षार्थी क्या कर रहे हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं। आगे क्या दिया गया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अतः शिक्षकों को, तो अब आइए देखते हैं क्या है ऑप्शन। अगर बच्चा व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित कर रहा है, आप शिक्षक हैं, तो आपको क्या करना चाहिए यही बताना है, ठीक है? क्वेश्चन का ये सीधा सीधा मतलब है। ऑप्शन 1 है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। 2 है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। 3 है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। 4 है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। देखिए आपके क्लास में बच्चे हैं, अब हर बच्चा एक जैसा नहीं होगा, बच्चे में विभिन्नता होगी।
तो आप ऐसा क्या कार्य करेंगे? आप एक टीचर है तो आपको क्या करना चाहिए कि सारे बच्चे एक जैसे अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ? तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना। देखिए, हो सकता है हम देखिए बच्चे को सिखा रहे हैं, हम कम से कम बच्चे को 2-3 तरीके से सिखा रहे हैं। तो हो सकता है कोई बच्चा पहले तरीके से सीखे, कोई बच्चा दूसरे वाली तरीके से सीख सकता है, कोई तीसरे तरीके से सीख सकता है, कोई ऐसा भी बच्चा होगा वो तीनों तरीके से सीख सकता है। तो इसीलिए सीखने के विविध अनुभव को हम क्या करेंगे? उपलब्ध कराएँगे बच्चे को। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की जी आ गए हैं, तो आप सभी बताइएगा। सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक। जो हमारे पुराने बच्चे होंगे उन्हें तो एकदम ये तुरंत क्वेश्चन बता देंगे क्योंकि वाइगोत्स्की से हमने उनको ट्रिक बताया है। तो जो पुराने बच्चे होंगे वो बताएंगे, उनको देखिए, उनको वो वाइगोत्स्की के देखते ही वो अपना आंसर पे टिक कर दिए होंगे। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कहीं भी वाइगोत्स्की दिख जाए, सामाजिक और सांस्कृतिक कहीं भी दिख जाए, बस तुरंत टिक करिए और हट जाइए वहां से, वो आपका 100% क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यही है सीटेट का, इनको छोटे क्वेश्चन पछते नहीं हैं, खुद उलझेंगे दूसरे को भी उलझा कर मारेंगे, ये इनकी हरकतें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 6 है। ठीक है, 6 में पूछा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, 2 है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, 3 है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, 4 है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6 का बताइएगा। अब क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैली, क्या करे हैं? विभिन्न अधिगम शैली, इसका ध्यान दीजिएगा, को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग कर रही हैं। अलग अलग क्या है? अधिगम शैली है, तो वो अलग अलग कार्यों का भी प्रयोग कर रही हैं। तो किससे प्रभावित है? तो वो आपका सिंपल सा है कि उनके पास अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग यूज कर रही हैं। तो गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 सही कर लीजिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बस आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन बस माइंड में सेट हो जाता है, आप आराम से चीजों कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन 7 पढ़िए। क्वेश्चन को एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ा करिए आप सभी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन 7 है कि एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। अपने आप से क्या करेंगे? कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रही हैं। वह अपने विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन 1 है सक्रिय भागीदारिता, 2 है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, 3 है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, 4 है सीखने की तत्परता। उत्तर देते रहिए, क्वेश्चन समझा देते आपको। आप एक शिक्षिका हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे? खुद आपसे कोई बच्चा पूछने आ रहा है तो आप कभी भी बच्चे को अपने से आंसर नहीं बताती हैं। ठीक है, बच्चे को उत्तर, वह विद्यार्थी को क्या, बच्चे को उत्तर देने के लिए आप क्या कर रही हैं? समूह में चर्चा करने के लिए बोल रही हैं। बच्चे के पास जाओ, उनके पास पूछो कैसे होगा ये चीज़ें। सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं कि एक दूसरे का सहयोग लो कि इसका आखिर उत्तर क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप शिक्षिका हैं, आपके पास बच्चा आया, मैम 2+2 क्या होता है? तो आप कभी नहीं कहेंगी हाँ लिख लो 4 होता है। ठीक है, आप ऐसे नहीं कहेंगी बच्चे को। आप क्या करेंगी? आप बच्चे को कहेंगी अपने सहपाठियों से पूछो कि उन्होंने कैसे किया है। अब उसका सहपाठी मान लीजिए उसने किसी ट्रिक से उसने कर लिया कि 1+1 1+1, उसके बाद ऐसे कर दिया 112 प्लस 112 फिर इक्वल टू 4 होता है। अब जब उसका विद्यार्थी का दोस्त ये चीज़ें बताएगा तो वो आराम से चीज़ों को कर लेगा, उसके माइंड में भी सेट हो जाएगा। अगर वहीं आप 2 2 4 बता देते तो क्या होता? वो बेचारा वैसे ही क्या करता, जब पढ़ाता किसी को तो वो भी 2 2 4 ही बता के हट जाता रटा रटाया। ठीक है,
तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही कर लीजिएगा कि सक्रिय भागीदारिता पर आधारित है ये। ठीक है, यहाँ पर उनकी जो भागीदारिता है वो क्या है? बहुत सक्रिय है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन बाद में आएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? देखिए शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक पूछा है। ठीक है, बच्चे से संबंधित नहीं, शिक्षक से संबंधित है। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन 1 है विषय वस्तु प्रवीणता, 2 है बैठने की उचित व्यवस्था, 3 है शिक्षण अधिगम संस्थानों की उपलब्धता, 4 है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि विषय वस्तु में प्रवीणता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थी को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है ऑप्शन 1 है लैंगिक पूर्वाग्रह, 2 है वैश्विक प्रवृत्तियां, 3 है प्रयोजनात्मक उपागम, 4 है प्रगतिशील चिंतन। तो जो हमारे पुराने बच्चे होंगे उन्हें एक्यूरेट पता होगा कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए आप सभी उत्तर दीजिएगा, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए तो इसका जो उत्तर होगा, देखिए हमने आपको हमेशा बताया है कि जो लड़के और लड़कियां होते हैं उनमें हमें कभी भी अंतर नहीं करना है। जैसे ही उनका अंतर हो रहा है, ठीक है, जैसे ही किसी एक को वरीयता दी जा रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की को वरीयता दी जा रही है या फिर लड़की को, ऐसा नहीं, किसी एक को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, अगर लड़के को वरीयता दी जा रही है तो भी आपका लैंगिक पूर्वाग्रह होगा, अगर लड़की को वरीयता दी जा रही है सिर्फ तो भी लैंगिक पूर्वाग्रह होगा। मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको हमें समान तरीके से देखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन 1 है विस्तृत व्याख्या करना, 2 है विद्यार्थी द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, 3 है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, 4 है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। अब देखिए क्वेश्चन समझा देते हैं हम आपको क्या है। क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि जैसे बीज का अंकुरण संकल्पना है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ा रहे हैं, बीजों का अंकुरण आप पढ़ा रहे हैं चैप्टर। अब बीजों का अंकुरण पढ़ा रहे हैं तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि ऐसा क्या है, ऐसी क्या एक्टिविटी बच्चों से कराएंगे जिससे बच्चे के माइंड में चीजें सेट हो जाएंगी। अगर आप कभी बीजों का अंकुरण पढ़े होंगे तो आपके टीचर क्या किए होंगे आप याद करिए। देखिए जब बीजों का अंकुरण हम पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे कि बच्चे को क्या करेंगे कि विद्यार्थी द्वारा बीज को बोना और अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। बच्चे से कहेंगे कि भाई बीज बो और देखो कि पहले पत्ती आता है या पहले फल आता है या पहले फूल आता है। तो इस तरीके से बच्चे को क्या है, वो बहुत अच्छा प्रभावी पद्धति हमारी होगी पढ़ाने की। ठीक है, चलिए बाकी हम विस्तृत व्याख्या कर देंगे, चलिए ठीक है कर देंगे, लेकिन बच्चे को इतना माइंड में सेट नहीं होगा। श्यामपट्ट पे लिख देंगे कोई मतलब नहीं है, बीज का चित्र दिखा देंगे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें बच्चा एक्टिविटी क्या करेगा, खुद से एक्टिविटी करेगा, खुद से बीज बोएगा, खुद से उसे रोज रोज आके देखेगा। अच्छा आज इतना अच्छा आज इतना ये छोटा छोटा बढ़ रहा है, अच्छा आज ये अच्छा पत्ती निकल गया इसमें, अरे ये तो आज इतना बड़ा हो गया। ऐसा होता है ना, अगर आप अपने बचपन में भी किए होंगे तो ऐसा लगता होगा अच्छा आज इतना बड़ा हो गया, अरे ये तो फूलने लगा, इसमें तो फल आने लगा। इस टाइप का बच्चा जब करेगा एक्टिविटी तो उसको क्या होगा, माइंड में एकदम सेट हो जाएगा चीज़ें और उसको कभी भी नहीं भूलेगा कि ये जो अंकुरण है वो किस तरीके से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 11 का है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन 1 है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, 2 है बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से नहीं किया, 3 है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, 4 है व्यवस्था फेल हुई है। उत्तर दीजिएगा। आप सभी के माइंड में क्या घुस रहा होगा, यही एक ही चीज चल रहा होगा कि बच्चे ने सही से पढ़ा नहीं होगा यार, तभी ये ऐसा कर रहा है, ऐसे ही लग रहा होगा आपको, लेकिन नहीं। चलिए हम बताते हैं आपको।
देखिए, बच्चा अगर फेल हो गया, सीटेट में आपको हमेशा ये माइंड में सेट करके रखना है, बच्चा फेल हो जाए, बच्चा पास हो जाए, कुछ भी हो जाए, सारी गलती टीचर की है। बच्चा पढ़े ना, बच्चा अपना चैप्टर कंप्लीट ना करे, कुछ भी ना करे, तो सारी गलती क्या है? टीचर की है। ठीक है? तो इस तरीके से टीचर की, देखिए कुछ बच्चे भी ना बहुत ढीठ टाइप के होते हैं, उनको कितना भी कह लीजिए उनको कोई असर नहीं पड़ता है। एक बार की बात है, ऐसे मैं स्कूल में पढ़ा रही थी, तो उस टाइम क्या हुआ था, एक बच्चा क्या करता था कि वो ना, उनका होता है कि जब तक हम मार नहीं खाएंगे तब तक हम सुधरेंगे नहीं। कुछ बच्चे होते हैं, सारे बच्चे नहीं होते हैं। तो उसको मैं डेली बोलती थी अपनी कॉपी कंप्लीट करके लाओ, कॉपी कंप्लीट करके लाओ। तो वो क्या करता था, अच्छा ठीक है मैम कल लाएंगे, परसों लाएंगे, ऐसे करता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसने मुझसे बोला कल करके लाएंगे। मतलब नहीं, मैंने उसको बोला मैं 3 दिन का टाइम देती हूँ, तुम करके लाना। बोला ठीक है लेके आएंगे। 3 दिन बाद वो क्या किया, आया तो मुझसे बोला कि मैम लिख तो लिया हूँ पूरा, बट मैं भूल गया हूँ। अच्छा, मैंने बोला ठीक है, अच्छा लिख लिए हो बट भूल गए हो, जाओ तुम घर से लेके आओ। अब देखिए उसका माइंड कह रहा है मैम घर तो दूर है। तो मैंने ठीक है ना, तुम जाओ, मैं बोल रही तुम लेके आओ। उसने लिखा भी नहीं था। अब वो घर नहीं गया, फिर कह रहा है मुझसे कि मैम मैंने लिखा नहीं है। सोचिए इतना वो दिमाग लगा रहा है कि मैंने लिखा है, नहीं लाया है, इस तरीके से। और उस दिन मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको जो न लगाया खींच के। सोचिए वो सुबह तक पूरी कॉपी, मतलब उसका एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं था, पूरी कॉपी कंप्लीट करके लाया। तो बच्चे ना बिना मार खाए वो सुधरते नहीं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपको मारना नहीं है, मतलब कि आपको सीटेट के पेपर में जाके बच्चे को दिखाना है कि नहीं हम मारेंगे नहीं, बाकी स्कूल में तो तोड़ना ही पड़ता है उनको। वो ऐसे नहीं सुधरते हैं, क्योंकि बिना स्कूल में वो मार खाए वो सुधर ही नहीं सकते हैं। बस हमें वो जो आपका रूल रेगुलेशन है वो थोड़ा करके आपको सीटेट में उसका उत्तर देना है। आप अपना वो स्कूल वाला याद मत करिएगा कि नहीं हम स्कूल वाला याद करेंगे और उसी तरीके से बच्चे को मारना है। तो हम इसमें आंसर में भी बता देंगे कि नहीं बच्चे को मारेंगे तभी वो सीखेगा। यहाँ बिल्कुल आप बच्चे की गलती नहीं देंगे, यहाँ आपको एकदम सीधा साधा सिंपल सा बनना है, भले से क्लास में जाके बच्चे को कितना भी कुटाई करिए वो चलेगा। तो जब भी बच्चा फेल होगा तो मतलब आपकी व्यवस्था फेल हुई है, आपको ये समझना है आप ही की गलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। चलिए देखिएगा सभी, आप सभी क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन पढ़ते हैं हम कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन 1 है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, 2 है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, 3 है रटने को प्रोत्साहित करके, 4 है अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप सभी कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिएगा। तो देखिए अभी हमने आपको क्या बताया, बाल केंद्रित शिक्षा जो भी है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, न कि शिक्षक केंद्रित। मतलब आप जो भी शिक्षा देंगे वो बच्चे के अकॉर्डिंग देंगे, न कि अपने अकॉर्डिंग देंगे। अगर बच्चा एक चैप्टर नहीं याद कर पा रहा है, अगर वो कहेगा मुझसे आधा ही याद हो पाएगा, तो आपको मानना पड़ेगा कि ठीक है आप आधा ही याद करके आओ। आप उसको चमाट नहीं लगाने लगेंगे कि नहीं तुम पूरा याद करके आओ, नहीं तो फिर समझ लेना फिर कल तुम्हारी धुलाई कर देंगे, कल तुम आना मत स्कूल में, तुमको क्लास से बाहर कर देंगे। मतलब इस तरीके का टॉर्चर नहीं करना है बच्चे को आपको, ठीक है। तो जो हमारी शिक्षा पद्धति होती है ये बाल केंद्रित होती है, हमेशा आपको बाल केंद्रित रखना है, शिक्षक केंद्रित कभी भी नहीं रखना है, ठीक है। अब अगला आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो आप सभी मेरी तरह मत करिएगा। वैसे वो बच्चा जो था ना बहुत ज़्यादा ढीठ था, वो मतलब मेरा ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट का वो उसको वो करता ही नहीं था, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसका कंप्लीट नहीं था। फिर मैं प्रिंसिपल होता है ना, मतलब बच्चे को मार पीट दो तो फिर वो प्रिंसिपल बुलाते, प्रिंसिपल बुलाया मुझे, मैं गई, मैम आपने मतलब मुझे लगा कि मैंने उसको पीट दिया है, उसके लिए बुलाए हैं कि आपने क्यों मारा या फिर फला फला जो भी है। तो जब मैं गई तो उन्होंने कहा कि मैम बहुत आश्चर्य की बात है कि इसने आपके सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए, मतलब आज तक किसी के टीचर का ये बच्चा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किया है, आज कैसे कर दिया।
तो मैं बोली वो सर वो ट्रिक है ना वो कर देगा, तो वो वाला ट्रिक आप मत अपनाइएगा आप सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि समावेशी शिक्षा। ऑप्शन 1 है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। 2 है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। 3 है दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। 4 है तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। समावेशी शिक्षा क्या होता है आप सभी बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। मैं डेली कहती हूँ कि आप ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताइए, वो चीज़ें कमेंट बॉक्स में आप कभी लिखते ही नहीं हो आप सभी, ना कोई आंसर लिखता है ना कोई बताता है कि नहीं मैम इतना सही हुआ है इतना गलत हुआ है, कुछ भी नहीं, बस सीधा साधा चुपचाप आना पढ़ना और चले जाना। मुझे भी लगता है पता नहीं मैं जिंदा पढ़ा रही हूँ या मैं खुद ही चली गई हूँ। चलिए समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब क्या होता है, जैसे बच्चा क्या है कि बच्चा कैसा भी हो, ठीक है, वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ना चाहिए। बच्चा को दिखाई नहीं दे रहा है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, बच्चा सुन नहीं पा रहा है, सारे बच्चे को इकट्ठा पढ़ाना, वही हमारा क्या होता है समावेशी शिक्षा होता है। तो यहाँ पर 13 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। अभी हमने कहा अलग अलग बच्चे को एक साथ पढ़ाना, यही क्या है विविधता का विविधता का उत्सव मना रही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। 14 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ऑप्शन 1 है निबंधात्मक प्रश्न, 2 है लघुत्तरात्मक प्रश्न, 3 है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, 4 है सत्य या असत्य प्रश्न। वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ किसमें आता है आपका, आप सभी को पता है कि सत्य या असत्य वाले में आपको उसी को हम क्या कहते हैं वस्तुनिष्ठ कहते हैं, ठीक है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 छोटा कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ऑप्शन 1 है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, 2 है केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, 3 है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, 4 है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। उत्तर बताइए सभी। प्रगतिशील जो शिक्षा है उसकी विशेषता पूछा है। देखिए हम आपको ये पेपर 2 भी पढ़ा रहे थे, तो वहाँ भी हम आपसे कहते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा से एक क्वेश्चन आता है, वाइगोस्की से हो गया, पियाजे से हो गया। देखिए पेपर 1 में भी वही चीज़ें आ रही हैं, पेपर 2 में भी वही चीज़ें आ रही हैं, बस लेबल आप देखिएगा थोड़ा बहुत इधर उधर है, ठीक है। तो आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। इसीलिए हमने ये नहीं कहा कि पेपर 1 पढ़ा के मैं लिख दूँ कि पेपर 1 एंड पेपर 2, इस तरीके से मैंने नहीं किया। इसीलिए मैंने आपको अलग अलग पेपर दिया है, पेपर 1 अलग और पेपर 2 अलग, ताकि आप पढ़ें और खुद से समझें कि इसका लेवल किस तरीके का, इसका लेवल कैसा है। दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे तो कितने अच्छी तरीके से हमारा CDP तैयार हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है। उसकी ये विशेषता होती है कि समय सारणी और बैठने की जो व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है लचीलापन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही कर लीजिएगा आप सभी। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम देखते हैं अगली वीडियो में। और आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। और इतने सारे बच्चे हमसे जुड़े हैं, अगर आप एक एक शेयर भी करेंगे तो कम से कम आप इतने सारे लोग हैं तो 1000 से भी ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि पहुंचेगी तो देखिए सबको पता नहीं होता है चैनल का नाम ना, सब नहीं देख पाते हैं। तो अगर आप ही शेयर करते हैं, क्योंकि आप शेयर करते हैं तभी ये चीज़ें बढ़ती हैं, तो प्लीज़ आप इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ अब तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। तो थैंक यू एवरीवन।